अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी को 96 घंटे हो गए हैं, मगर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक दुकान से मुतादिद लाशें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि गुल प्लाजा की सिर्फ एक दुकान से 20 से 25 लाशों की बाक़ियात मिली हैं। इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि मेज़नाइन फ्लोर के दुकान नंबर 144 से 30 अफराद की लाशें या मैयतें निकाली गई हैं, निकाली जा रही हैं। जी बिल्कुल जनाब, 30 तो नहीं है, 20 से 25 के करीब होंगे कंफर्म्ड। और वो अभी जब हम भेजेंगे आफ्टर डीएनए एनालिसिस पता लगेगा कि एग्जैक्ट नंबर कितने। लेटेक तो कुछ नहीं है लेकिन रिमेन्स है और अंदाजन यही है। उसमें बच्चे एक दो हैं, बाकी सारे बड़े लोग। जिस दुकान से लाशें मिली हैं उसके मालिक ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से बात करते हुए कहा कि हमने खुद 14 अफराद की बाक़ियात निकाली है। हमारी दुकान मेज़नाइन फ्लोर पर है। वाक़े के वक्त दुकान में कज़न और मुलाजमीन के साथ साथ ख़वातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। आज सुबह हमारे बड़े खुद दुकान के अंदर गए हैं। जो दुकान के अंदर से अभी तक हमने 14 बॉडियाँ निकाली जो छोटे छोटे हड्डियों में थी। इसमें भी हमारे छोटे छोटे भाई है, हमारे कज़न हैं, हमारे जो है ना हमसाए हैं। इसमें लेडीज़ है, फैमिली हैं। जो हमारे कज़न उस बेहोशी की हालत में जब हमने उसको बाहर निकाला है, उसने ये बताया कि 14 से 15 अफराद हमारी दुकान में उस टाइम मौजूद थे जब वो अंदर था। उसके बाद एक और दुकानदार ने बाहर आके मुझे यही बोला कि भाई आपकी शॉप में 20, 25, 30 बंदे बहुत ज़्यादा थे मेरे भाई, क्योंकि आपकी तो हमारी जो दुकान है वो बड़ी दुकान है कॉर्नर की। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा है कि मलबे से अब लाशों के बजाय बाक़ियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। इन बाक़ियात में टूटी हुई इंसानी हड्डियां हैं। हड्डियां टूटी हुई होने की वजह से डीएनए के लिए सैंपल भी नहीं लिए जा सकते। डीएनए टेस्ट ना होने से बाक़ियात बुरसा के हवाले करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे पास जो इनिशियली 6 बॉडीज़ आई थी वो तो कंप्लीट थी, तो वो फेशियल आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पे हो गई थी। फिर हमारे पास एक बॉडी आइडेंटिफाई हुई ऑन द बेसिस ऑफ द CNIC। उसके बाद जितने भी हमारे पास बॉडीज़ कंप्लीट नहीं हैं, रिमेन्स हैं, वो मुख्तलिफ आज़ा जो हैं वो बियॉन्ड रिकग्निशन है। कुछ लोगों में हम ये बता सकते हैं कि जी ये खातून है, कुछ में हम बता सकते हैं कि ये मर्द है, मगर कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। फाइनल फिगर इस वक्त हमारे पास जो रिमेन्स हैं वो हम 30 पे हैं और अभी हमारे पास 30 के बाद मज़ीद रिमेन्स आए हैं। वो रिमेन्स आई स्टिल हैव टू सी कि वो कितनी बॉडीज़ के हैं। साथ ही इतलात आ रही हैं कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान की ज़राए से खबर के मुताबिक लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला कर लिया गया है। इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम होगी। खबर के मुताबिक गुल प्लाजा सानहे की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीकात में आग के तेज़ी से फैलने की वजूहात पता की जाएंगी और गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। साथ ही मार्केट से मुतल्लिका अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने आज गुल प्लाजा का दौरा किया और मीडिया से बात की और कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट सबके सामने रखेंगे। गुल प्लाजा सानहे में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। साइड बाई साइड हम सिविल डिफेंस 1122 KMC सेफ सिटी सबसे डेटा उनकी फुटेजेस रिकॉर्ड वो जमा कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे जो भी एक्चुअल फैक्ट्स होंगे वो बिल्कुल हकीकतन सबके सामने रखेंगे। ये इंक्वायरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी है क्योंकि उसमें इसका एक एंगल नहीं है, इसके बहुत सारे एंगल हैं और इसमें ये कहना कि कोई एक ऑफिस एक एजेंसी जिम्मेदार है और क्या अनफॉर्चुनेट था वो हो चुका है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गुल प्लाजा सानहे में किसी के वालिद या किसी का बेटा या किसी का भाई लापता है, अहले खाना लापता हैं और उनके अहले खाना आज भी गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने गुल प्लाजा सानहे में लापता अफराद के अहले खाना से बात की। मेरे सिर्फ 2 ही भाई हैं और कोई नहीं है। मुझे मेरे भाई चाहिए हर हाल में। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जाते हैं घर वाले आ जाते हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो इतने छोटे छोटे दिल के हैं कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से, पर वो इतने छोटे दिल के हैं कि उनको धुआं तक नहीं बर्दाश्त। सुबह में वो यहाँ से निकले, रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने हफ्ते के दिन, तो बस वो मिल के जब गए हैं उसके बाद हमारा कोई रब्ता होता नहीं है उनसे। भतीजा भी बच्चे के साथ होता है, उसको कॉल की तो कहने लगे चाचा हम फंसे हुए हैं, आग लगी हुई है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरे मुन्ना 4 साल से 4 दिन से फिजान उधर है और उसको किसी ने भी नहीं निकाला, ना हमको जाने दे रहे। मेरे बच्चे परेशान हो रहे वहाँ पर। आप खुदा के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ के ला दो। साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा में आग के बाद रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासिर हो गए हैं। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़तशुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने सानह गुल प्लाजा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील कर दी हैं। सील की गई इमारतों में फायर फाइटिंग के आलात नहीं लगाए गए थे और इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं बनाए गए थे। ज़िला जनूबी में मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रोक दिया गया है। खबर के मुताबिक पहले फेज़ में ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना किया जाएगा। इमारतों में फायर सेफ्टी ना होने वाली पुरानी इमारतों का डेटा भी जमा किया जा रहा है। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा वहाँ कार्रवाई होगी। इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल सलमान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आई। एक दुकान से 20 से 25 लाशों के बाकियात मिले हैं। अब भी 96 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल लाशें नहीं निकाली जा सकी हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए शाजिब साहब, इस वक्त भी यहाँ पर सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की टीमें ऊपर गई हुई हैं बिल्डिंग के अंदर, जबकि उसके साथ साथ उनके साथ कुछ दुकानदार भी हैं जो पॉइंटेशन कर रहे हैं अपनी दुकानों की। और जो उस वक्त लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि यहाँ पर वाक़े के वक्त भी दुकानों में रश था और कई दुकानों पर ख़वातीन भी मौजूद थीं। आज दिन भर जो है यहाँ पर एक दुकान से एक क्रॉकरी की दुकान थी, उसमें जो है वो 21 से 22 अफराद की जो है वो बाकियात यहाँ से निकाली गई और वो सिविल अस्पताल पहुँचाई गई। सिविल अस्पताल में हमारी उस दुकानदार से ही बात हुई। उसने बताया कि उस वक्त उसकी फैमिली के कोई 7 अफराद उस वक्त दुकान में मौजूद थे जो कि उसके कज़न थे, जबकि कुछ मेहमान कोयटा से आए हुए थे और वाक़े से एक रोज़ पहले यहाँ पर पहुँचे थे। वो भी इस वाक़े में जाँ बाक हो गए। ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें तो बिल्डिंग जो वो कोलैप्स होने के करीब है, पहले दिन से वो कोलैप्स हो रही है। उसका अच्छा खासा हिस्सा गिर चुका है, जिसकी वजह से अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना था। तो इसमें 2 मेन फैक्टर हैं कि जिस वक्त इमारत में आग लगी हुई थी तो उसका हज़ारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और इमारत बैठना शुरू हो गई थी, गिरना शुरू हो गई थी। तो स्ट्रक्चर की वजह से जो वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। तो जो लोग अंदर मौजूद थे वो स्टक होकर रह गए थे, क्योंकि इस वक्त मार्केट 10 बजे के बाद का ये वाक़ा है। 10 बजे मार्केट के गेट बंद हो चुके थे और लोग गेट बंद होने की वजह से अंदर स्टक हो गए थे। इसी वजह से इस वाक़े में बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। अगर उस वक्त मार्केट के गेट खुले हुए होते तो शायद सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती। जब लोग अंदर फंस गए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था तो उसकी वजह से जो हमारी डॉक्टर सुमैया से बात हुई, पुलिस सर्जन, वो ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी लाशों के या बाकियात के DNA नहीं हो सकते। DNA के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती, एक सर के बाल, टीथ, दांत या हड्डी या फिर नाखून, लेकिन इन तमाम चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिल सका। इससे पहले भी जब जो बाकियात यहाँ पर पहुँची थी उनमें से जो रिमेनिंग्स मिल सकी उसके ज़रूर DNA के लिए लेबॉर्ट्री में भेजे गए सैंपल्स, लेकिन आज जो रिमेनिंग्स पहुँची हैं, इवन के आज पूरा दिन किसी भी किस्म की कोई एक सही सलामत बॉडी नहीं मिल सकी। आज सारा दिन मलबे से सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग्स मिली हैं, लिहाजा अभी इस वक्त उन लाशों की तादाद कंफर्म नहीं की जा सकती। हमारी डॉक्टर पुलिस सर्जन से बात हुई डॉक्टर सुमैया से, तो ये बताती हैं कि अभी वो लाशों की तादाद फिगर जो है वो कंफर्म नहीं कर सकती। इससे पहले 30 अफराद जिनकी लाशें थीं वो ज़रूर हैं, उसके बाद रिमेनिंग्स आ रही हैं, तो वो अब तक जो है वो 22 से ज़ायद अफराद की पहुँच चुकी हैं सारा दिन में। तो मुमकिन तौर पर वो कहती हैं कि शायद ये किसी एक फ़र्द की वाक़यात हो, 2 फ़र्द की, या कितनी हो सकती है उस बारे में कोई फिगर नहीं दी जा सकती। इसी तरह से जो तहक़ीक़ात है उसका भी दायरा वसी किया गया और जो लाशें यहाँ से जा चुकी थी सर्द खाने में उनको दोबारा लाया गया आज दोबारा सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में, जहाँ पर उनके सैंपल लिए गए। और अब इससे पहले DNA के लिए सैंपल लिए गए थे, लेकिन अब वो सैम्पलिंग की जा रही है जिसमें इन लाशों पर इस बात की तहक़ीक़ात की जाएगी कि इन पर कोई केमिकल यूज़ हुआ है या नहीं, या किसी किस्म के केमिकल के कोई आसार हैं या नहीं। वो सैंपल भी आज मुतअद्दिद लाशें यहाँ पर लाई गई और उनसे सैंपल लिए गए और कराची यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में रवाना कर दिए गए। इस लेबॉर्ट्री में इससे पहले भी इसी किस्म के टेस्ट हो चुके हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले गुलशन इकबाल में कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक अपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इसमें कोई नमाख़िज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है। तो वहाँ से भी इमारत के सैंपल भी भेजे गए थे और लाशों के भी सेम उसी तरह यहाँ गुल प्लाजा में भी लाशों के सैंपल भेज दिए गए, जबकि इसके साथ साथ अगर लाशों में किसी भी किस्म के केमिकल की कोई एग्जामिनेशन के दौरान कंफर्मेशन होती है तो उसके बाद फिर यहाँ से बिल्डिंग से भी सैंपल ले जाएंगे और फिर तहक़ीक़ात का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। अभी तक आग लगने का जो सही एक्चुअल वक्त है वो भी नहीं पता चल सका है। इसके बाद फिर दुकानदारों के और स्पेशली जो यहाँ मार्केट यूनियन के अहदेदारान हैं उनके भी स्टेटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर कलमबंद की जाएंगे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगे। मुझे ये भी बताइए कि ज़ाहिर कल तक भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना था। इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है कि हालत इतनी मखदूश हो गई है कि इस बात में एहतियात की जा रही है कि मलबे के नीचे अगर कोई जिंदा है तो उसको हटाने के अमल में कहीं नुकसान ना हो जाए, उसकी जान ना चली जाए, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस वक्त क्या 96 घंटे गुजरने के बावजूद भी क्या वजह है कि मुकम्मल नहीं हुआ अमल?
देखिए टेम्परेचर तो किसी तरह कूल डाउन हो ही गया, इसीलिए आज दिन भर भी जो है वो जगह जगह से शावरिंग की जाती रही। लेकिन जो इमारत का स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि इसमें जो है बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जो है इसमें आप घूम सकें या किसी को सर्च कर सकें। कुछ वक्त के लिए जाते हैं, कुछ पोर्शन तक जाते हैं, मखसूस हिस्सों तक वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद फिर रेस्क्यू वर्कर्स भी वापस आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इमारत जगह जगह से मखदूश है, जगह जगह से गिर चुकी है और उसके पिलर भी कमज़ोर पड़ चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले SSP सिटी आरिफ अजीज़ और उनके साथ दीगर अफसरान ने भी यहाँ पे मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि तलाश का अमल, रिसर्च का ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे तेज़ कर दिया गया है। टीमें जो है वो मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ रास्तों से इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी हैं और सर्च किया जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर जिंदा मौजूद हो तो उसको निकाला जा सके, या अगर कोई लाशें वहाँ से मिल सकती हैं, रिमेनिंग्स मिल सकती हैं तो निकाला जा सके। लाशों की बात जो है वो यहाँ पे नहीं की जा सकती क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं, और यहाँ पे जो पुलिस अफसरान है उसके अलावा जो हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टिंग के दौरान, तो डेब्रिस हो चुका है अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर सब चीज़ें जल चुकी हैं। जो लोहे का सामान था, प्लास्टिक का सामान था, सारा हाईली फ्लेमेबल अशिया थी, वो तमाम की तमाम जल चुकी हैं। अंदर इस किस्म की सूरत हाल है कि रेस्क्यू वर्कर्स ये बताते हैं कि शायद हम रिमेनिंग्स पर ही चल रहे हो क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है। उस मलबे में से इंसानी ह्यूमन रिमेनिंग्स निकालना भी एक आसान काम नहीं है, जबकि इमारत खुद मखदूश हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात बता रहे थे। बात का इम्कान नज़र आ रहा है, खदशा नज़र आ रहा है कि शायद सिर्फ लाशों के रिमेन्स वहाँ पर हों, बाक़ियात वहाँ पर हों, जो सूरत हाल नज़र आई है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो साहब। जावेद नबी खोसो साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपका ऑफिस बिल्कुल करीब ही है गुल प्लाजा के। आज एक अनफॉर्चुनेट हमें सूरत हाल नज़र आई जब एक ही दुकान से रिमेन्स मिले हैं, नहीं पता कि कितनी बॉडीज़ के हैं जो इस वक्त सूरत हाल हो गई है। 96 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका है रेस्क्यू का अमल। कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जानना चाहते हैं, जब तादाद 80 से ऊपर बताई गई है और अभी तक मुकम्मल तौर पर लोग रिकवर नहीं हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजिब साहब, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए जी, हमारा प्रोग्राम, हमारा जो रेस्क्यू एंड रिकवरी सारा प्लान है, वो पहले दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग ट्रैप हो गए उन तक पहुँचें और उनको रिकवर करें और रेस्क्यू करें और उनको जो तिब्बी इमदाद है उस तक ले जाएं। अभी तक हमें, आपको पता है कि पहले दिन से बिल्डिंग के अंदर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एंट्री में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना वीक हो चुका है कि उस वजह से हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर बरतने के बाद आगे बढ़ना पड़ रहा है। और टेक्निकल इनपुट जब तक हम नहीं लेते तब तक हम अपनी टीमों को, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी करके हम अपनी टीमों की ज़िंदगी और खतरे में डालें, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो है रसाई हासिल करें बिल्डिंग के अंदर और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को हम क्लियर करें। मुझे बताएगा कि ज़ाहिर जो लाशें मिली उनको आइडेंटिफाई करना भी अब मुश्किल हो रहा है, जो डॉक्टर सुमैया सैयद ने भी कहा। इस बात के अब इम्कानात बहुत कम हैं कि कोई अंदर से कोई जिंदा हो। जिस किस्म की सूरत हाल आपने देखी है, जो बिल्डिंग के हालात आपने देखे हैं, जितना टेम्परेचर तक हाई हो गया था फायर के दौरान। देखिए शाजिब साहब, बिल्कुल हमारी उम्मीद तो अल्लाह पे है, अल्लाह पे उम्मीद करके हम ये काम कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करके बैठेंगे, अल्लाह करे कि कोई हमें ऐसा कोई इंसान जिंदा मिल जाए जिसको हम रेस्क्यू कर पाएं। लेकिन डेफिनेटली यू आर राइट, कीपिंग व्यू द जो हमारा जो करंट सिचुएशन है बिल्डिंग का और उसकी जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, जो ऑलरेडी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिक्लेयर कर चुकी है कि एक बड़ा सा ऐसा बिल्डिंग का काफ़ी मखदूश है, किसी भी टाइम वो गिर सकता है। उसको देखते हुए अब हमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं और जो डेड बॉडीज हम रिकवर कर रहे हैं, जिनको हम भेज रहे हैं फॉर फर्दर मेडिको लीगल प्रोसीजर्स, उसमें कोशिश है डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। मेडिकल टीम काफ़ी दिन रात काम कर रही है सो दैट कि हम उन लोगों को शनाख्त कर पाएँ, उनको उनके प्यारों तक पहुँचाएँ। मुझे ये भी बताएगा कि खबर आई कि जो 6 ज़ेर तामीर इमारतें हैं वो सील कर दी गई हैं, 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रोक दिया गया है। आप ये और आपके ही डिप्टी कमिश्नर साउथ के हवाले से ये खबर सामने आई तो, और रिम्पा प्लाजा जो कि बराबर में है उसकी हालत ख़राब हो गई है, वहाँ पर भी उसे भी बंद करने की इत्तला आई। क्या इस हवाले से अब एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमने ये ऑलरेडी ये एक्शन शुरू कर दिया है। इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हमें इस तरह की मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट बिल्डिंग से कंप्लेन आई है और उस कंप्लेन में हमें इतलात हैं और हमने चेक भी करवाया है कि काफ़ी वायलेशंस हो रही हैं, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पे। तो उस पर हम SPCA को ऑन बोर्ड एंड KMC फायर डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेके उसमें हमने ये एक्शन शुरू कर दिया है। अच्छा, गुल प्लाजा के करीब ही मोबाइल मार्केट है, सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एमेजिना रोड पर थोड़ा सा आगे जामा क्लॉथ, लाइट हाउस, फिर बोल्टन मार्केट है, फिर उसके करीब ही जोड़िया बाजार है।
बहुत सारी कराची में इमारतें हैं जो आपकी जुरिसडिक्शन में होंगी या नहीं होंगी, कोई कोऑर्डिनेटेड इस हवाले से अप्रोच है कि इन तमाम, अब देखा जाए फायर एग्जिट्स हैं नहीं है, आग बुझाने का निज़ाम है नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। इस तरह क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ काफ़ी ओल्ड सेटलमेंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साउथ में। हमने काफ़ी बार इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास डिफरेंट शॉपिंग प्लाजाज एंड कमर्शियल एरियाज को लेके, और उसमें हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत अभी चल रहे हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम पूरी करवाएंगे एज पर बिल्डिंग कोड एंड बिल्डिंग प्लान, और डेफिनेटली ये लाजिम और मजलूम है कि इस चीज़ को हम कंप्लीट करें अब। अच्छा, और नई इमारतों के हवाले से भी, क्योंकि जो नई इमारतें बन रही हैं, पुरानी इमारतें का तो है, नई इमारतों में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा फायर एग्जिट्स हो जो नक्शा अप्रूव हुआ है उसके मुताबिक हो, कोई ले दे के पैसे खिला के नक्शे की खिलाफ वर्जी करके चीज़ें ना बना रहा हो। जी बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है। अब हम SBC के साथ मिलके अब यही एक्शन लेने जा रहे हैं कि जो नई इमारतें स्पेशली जो कंप्लीशन के करीब हैं उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तक ना दिया जाए जब तक ये इंश्योर ना हो कि उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और जितने भी स्पेशली एग्जिट फायर एग्जिट्स, डोर्स, एग्जिट एंट्रांस, वो एग्जिट एंड एंट्रांस प्रॉपर्ली नहीं लगाए तब तक हम SBC के साथ मिलके हम नेक्स्ट यही डिसीजन लेने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर कि तब तक उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना दिया जाए और उन काम को भी रोका जाए, ना सिर्फ रोका जाए बल्कि उन बिल्डिंग्स को सील भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखते हैं इस हवाले से आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप के गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को कबूल कर लिया है और दुनिया में इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या सदर ट्रंप इस बोर्ड के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जगह अपनी मर्जी का एक अलग आलमी इदारा कायम करना चाहते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक दुनिया के तनाज़ात पर रद्द-ए-अमल देगा। और इन्हीं खदशात की बुनियाद पर अमरीका के अहम यूरोपीय इत्तेहादी इस बोर्ड का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा में अपने 20 निकाती मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया था, जिसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान, भारत, रूस और अमरीका के यूरोपीय इत्तेहादियों समेत तकरीबन 60 ममालिक को दावत दी गई। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस बोर्ड के अहम अरकान के नाम भी जारी कर दिए हैं। सारी सूरत हाल में कुछ यूरोपीय ममालिक ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर मोहतात नजर आ रहे हैं। ताहम अमरीका के मुताबिक अब तक 20 से ज़ायद ममालिक ने शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इससे पहले अमरीका के अहम तरीन इत्तेहादी इसराइल ने भी शुरू में इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, मगर इसराइल ने इस बोर्ड में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आज तुर्की और पाकिस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। इस हवाले से दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी गई दावत के जवाब में पाकिस्तान ये ऐलान करता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2803 के फ्रेमवर्क के तहत गजा अमन मंसूबे के निफाज की हिमायत के लिए अपनी जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस फ्रेमवर्क के क़याम के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के निफाज, फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद में मज़ीद इजाफे और गजा की तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को ये उम्मीद भी है कि ये कोशिश एक काबिल एतमाद और मुकर्ररा मुद्दत पर मुश्तमिल सियासी अमल के ज़रिए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की वजह बनेगी, जो बैनुल अक़वामी क़ानूनी हैसियत और मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो और जिसके नतीजे में 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जोग्राफियाई तौर पर मरबूत फ़लस्तीनी रियासत कायम हो, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान इन अहदाफ के हुसूल और अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की तकालीफ के खात्मे के लिए बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से अपना तामीरी किरदार अदा करने का मुंतज़िर है। जबकि पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश, वियतनाम, बेलारूस, हंगरी, काज़ाकिस्तान और अर्जेंटीना भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत को कबूल कर चुके हैं। ताहम बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का कहना है कि उन्हें दावतनामे मौसूल हो गए हैं, मगर उन्होंने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया और फिलहाल सिर्फ फ्रांस ने वाज़े तौर पर इस बोर्ड में शमूलियत की दावत को मुस्तरद कर दिया है। जबकि इसराइली निजात अमरीकी सहाफ़ी बराक रोवेद ने इस दावतनामे की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके मुताबिक जुमेरात को स्विट्ज़रलैंड के शहर में सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब होगी, जिसमें शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं को दावतनामे भेज दिए गए हैं। यानी कल ये तकरीब डेवोस में होगी, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने आला वफ्द के साथ पहले से ही वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा में उबूरी हुकूमत से मुताल्लिक दीगर बॉडीज़ का ऐलान भी कर दिया है और इन तमाम क़यादत खुद सदर ट्रंप करेंगे और ख़ुद ट्रंप के पास वीटो पावर भी होगा। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से मुताल्लिक ये मंसूबा क्या है और क्या ये सिर्फ
गजा तक महदूद रहेगा और ये कितने मराहिल पर मुश्तमिल होगा, इस हवाले से अल जजीरा ने लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर की वजाहत कर दी है, जिससे मुतालिक तवक्को की जा रही है कि यह गजा के लिए ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे को अमली शक्ल देगा। यह ऐलान सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के इस बयान के चंद दिन बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका की सालिसी में बनाए गए गजा के 20 निकाती मंसूबे के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। हफ्ते को व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में 3 सतही पावर स्ट्रक्चर की तफसीलात बताई गई हैं, जिसके मुताबिक सबसे ऊपर अमेरिका की क़यादत में एक बोर्ड ऑफ पीस होगा, जिसमें अरबपति अफराद और इसराइल की करीबी शख्सियात शामिल होंगी, जबकि बल्गारियन सिफारतकार निकोले मिलेदिनोफ को बोर्ड ऑफ पीस का हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दिया गया है। वो गजा में हमास से एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक इंतज़ामिया की तरफ ट्रांजिशन की निगरानी करेंगे, जिसकी क़यादत अली शौस करेंगे, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत ने एक गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का भी ऐलान कर दिया है, जो हाई रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा यानी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेगी। अल जज़ीरा के मुताबिक अगरचे अमरीका इसे गजा की तामीर नौ और खुशहाली का रोड मैप करार दे रहा है, लेकिन फैसला साजी के आला तरीन इदारे से फ़लस्तीनियों को बाहर रखना इस बात की निशानदही करता है कि मुस्तकबिल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के तयन में फ़लस्तीनियों का किरदार बहुत महदूद होगा। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल सबसे ऊपर बैठेगी। ये इदारा माली इख्तियारात रखेगा और स्ट्रेटेजिक विजन तय करेगा। इसकी सदारत सदर ट्रंप करेंगे, जिनके पास वीटो पावर भी होगा। सदर ट्रंप के अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप इंतजामिया के सबसे ज़्यादा इसराइल नवाज अरकान में से एक समझा जाता है। इसी तरह सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर भी इस बोर्ड का हिस्सा हैं, जो इसराइल के सख्त हामियों में शुमार होते हैं। अरबपति बिजनेसमैन मार्क रोवन, साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर, ट्रंप इंतजामिया में कौमी सलामती के नायब मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा भी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इतवार को रिपोर्ट किया कि ट्रंप इंतजामिया ने दावतनामों में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए कम अज़ कम $1 अरब फराहम करना पड़ेंगे, जबकि गैर मुस्तकिल रुकनियत मुफ्त रहेगी। इसके अलावा गजा से मुतालिक ट्रंप के मंसूबे के दूसरे हिस्से में गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, जो गजा फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे काम करेगा। इस बोर्ड को इलाकाई हम आहंगी के लिए मुकर्रर किया गया है। इस बोर्ड के अरकान में स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन और निकोले मिलेदिनोफ के अलावा तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान, कतरी सिफारतकार अली अस्सवादी, मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन रिशाद, मुत्तहदा अरब अमारात की वजीर बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीम अल हाशमी, इसराइली निजात रियल इस्टेट टाइकून याकिर गाबे और डच सियासतदान और गजा में अक़वाम मुत्तहदा की कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसमें अरब ममालिक की नुमाइंदगी शामिल है, इस बोर्ड को गजा में मौसर हुक्मरानी की हिमायत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक अगरचे मंसूबा अमरीका की क़यादत में है, ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की और कतर के नुमाइंदों की शमूलियत पर इसराइल की मुखालफत सामने आई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इतवार को कहा कि इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील के लिए इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की गई है। हिरार्की के सबसे निचले हिस्से में फ़लस्तीनी बॉडी मौजूद है, यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा। और मिस्री मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इस कमेटी के चेयरमैन अली शौस ने कमेटी के बाज़ाब्ता अरकान की तस्दीक की और कहा कि 12 अरकान पर मुश्तमिल इस फ़लस्तीनी बॉडी में मुकम्मल तौर पर पेशावर अफराद शामिल हैं, जो मखसूस सर्विस सेक्टर्स के इंतजाम के जिम्मेदार हैं। यानी अमरीकी सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक वाज़ेह हिरार्की तय करता है, जिसमें अमरीका और बिजनेस टाइकून फैसले करते हैं, खित्ता अदायगी और कोऑर्डिनेशन करता है और फ़लस्तीनी सर्विसेज की फराहमी अमल में लाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस का ये मंसूबा गजा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सामने लाए हैं, ताहम उनके इस मंसूबे को आलमी सिफारतकार अक़वाम मुत्तहदा की साख को कमज़ोर करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। और इस हवाले से अमेरिका की यूरोपीय इत्तेहादी भी मोहतात नजर आ रहे हैं और इसी वजह से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इस मंसूबे में शामिल होने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। बैनुल अक़वामी न्यूज़ वेबसाइट पोलिटिको के मुताबिक फ्रांसीसी ऐवान सदर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है, सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुताल्लिक़ कायम बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और यह फैसला इस तशवीश के पेश नज़र किया गया है कि ट्रंप की सदारत में बोर्ड ऑफ पीस को अबूरी हुकूमत के दायरा कार से बाहर वसी इख्तियारात हासिल हो सकते हैं, जो अक़वाम मुत्तहदा के फ्रेमवर्क को मजीद कमज़ोर कर सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर गजा के फ्रेमवर्क से आगे जाता है और संगीन सवालात पैदा करता है, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहदा के उसूलों और ढांचे के हवाले से, जिन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ पीस मंसूबे पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का यह मौक़िफ़ सामने आने के बाद कल जब
अमेरिकी सदर ट्रंप से इस हवाले से सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि मैक्रोन इसमें शामिल हो, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने ओहदे से फारिग होने वाले हैं और जब मैं उनकी वाइन्स और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा तो वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका शामिल होना जरूरी नहीं है। Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. What I'll do is, if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में मंसूबे में शमूलियत की पेशकश को तो मुस्तरद कर दिया है, मगर इस हवाले से दुनिया के बाकी ममालिक को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इससे अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कमज़ोर हो जाएगा। इस हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि दुनिया भर की हुकूमतों ने अमेरिकी सदर ट्रंप की आलमी तनाज़ात हल करने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत पर मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है। सिफारतकारों के मुताबिक ये मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा के काम को नुकसान पहुंचा सकता है। इस हवाले से रॉयटर्स ने खत और मुजविज़ा चार्टर की कॉपी देखी है, जिसके मुताबिक इस बोर्ड की सदारत ताहयात खुद सदर ट्रंप करेंगे और ये सबसे पहले गजा के तनाज़े पर काम शुरू करेगा। इसके बाद इसे दीगर तनाज़ात तक बढ़ा दिया जाएगा। खत में कहा गया है कि अगर रुकन ममालिक $1 अरब अदा करके मुस्तकिल रुकनियत हासिल नहीं करते तो उनकी रुकनियत की मुद्दत सिर्फ 3 साल तक महदूद होगी। गुज़िश्ता साल नवंबर में बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक मैंडेट अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मंजूर किया था, लेकिन ये सिर्फ 2027 तक के लिए है और सिर्फ गजा के तनाज़े तक महदूद है। वीटो पावर रखने वाले 2 ममालिक रूस और चीन ने इस मैंडेट की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और शिकायत की थी कि इस करारदाद में गजा के मुस्तकबिल में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को वाज़ेह नहीं किया गया है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप के दावतनामों में एक चार्टर की शमूलियत ने बाज़ यूरोपीय हुकूमतों में ये खदशात पैदा कर दिए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के काम को कमज़ोर कर सकता है, जिस पर ट्रंप पहले ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की उनकी कोशिशों की अक़वाम मुत्तहिदा हिमायत नहीं करती है। एक सिफारतकार के मुताबिक ये ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज करती है। 3 दीगर मगरबी सफारतकारों के मुताबिक अगर ये मंसूबा आगे बढ़ा तो अक़वाम मुत्तहिदा को नुकसान पहुँच सकता है। 3 सिफारतकारों और एक इसराइली ज़रिए ने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस का किरदार गजा से आगे बढ़कर वसी हो जाए और वो दीगर तनाज़ात की निगरानी करे जिनके बारे में ट्रंप का कहना है कि वो इन्हें हल कर चुके हैं। हुकाम के मुताबिक जिन रहनुमाओं को दावत दी गई उनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय कमीशन और मशरिक़ वस्ता की अहम ताकतें शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस बोर्ड की दस्तावेज़ में कहा गया है कि पायदार अमन के लिए प्रैग्मेटिक जजमेंट्स, कॉमन सेंस सॉल्यूशंस और ऐसे तरीक़ों और इदारों से हटने की हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है जो अक्सर मामलात को हल करने में नाकाम रहे हैं। चार्टर में मज़ीद कहा गया है कि एक ज़्यादा मौसर आलमी पीस बिल्डिंग इदारे की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमरीकी चार्टर के मुसव्वदे से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि सेक्रेटरी जनरल का ख्याल है कि रुकन ममालिक मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ वाबस्ता होने के लिए आज़ाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना काम जारी रखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक और आला ओहदेदार ने इस मनसूबे पर बराह रास्त बात नहीं की, लेकिन कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा वाहिद इदारा है जिसके पास इखलाकी और कानूनी सलाहियत है कि वह हर मुल्क चाहे बड़ा हो या छोटा सबको इकट्ठा कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदर ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर हम इस पर सवाल उठाएं तो हम बहुत तारीख दौर में वापस चले जाते हैं। यह हर रियासत का अपना फैसला है कि वो क्या करना चाहती है। ट्रंप तवील अरसे से कसीरुल मुल्की इदारों खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की मौसरियत, लागत और जवाबदही पर सवाल उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि ये इदारे अक्सर अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम के मुताबिक अमरीका को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन $1.5 अरब देने हैं, क्योंकि अमरीका पर अक़वाम मुत्तहिदा के बाकायदा बजट का 22% अदा करना लाजिम है। इंसानी हुकूक के कई कारकुनान और माहिरीन का कहना है कि किसी गैर मुल्की इलाके की हुक्मरानी की निगरानी के लिए ट्रंप का एक बोर्ड की सरबराही करना नौ आबादियाती निज़ाम जैसा लगता है। जबकि गुज़िश्ता साल टोनी ब्लेयर की शमूलियत पर भी तनकीद की गई थी, क्योंकि इराक जंग में उनका किरदार रहा है और मशरिक़ वस्ता में बरतानवी साम्राज्य तारीख मौजूद है। सारी सूरत हाल में कल अमरीकी सदर ट्रंप से जब यह सवाल हुआ कि उनके बोर्ड ऑफ पीस मंसूबे के अक़वाम मुत्तहिदा पर क्या असरात होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियत का बड़ा हामी हूँ, लेकिन वो कभी अपनी असल सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा को वो तमाम जंगें ख़त्म करनी चाहिए थी जो मैंने की। We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. I mean, I guess I'm not blaming them. I didn't call them to help. The UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great.
तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर कामरान बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, बोर्ड ऑफ पीस के तहत ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, 60 ममालिक को दावत दी गई, अमेरिका कह रहा है कि 20 ममालिक ने हाँ कर दी है, अपने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं, फ्रांस की खबर आ रही है कि उन्होंने तो इनकार कर दिया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंसूबा कुछ कर पाएगा? नहीं, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वरना इतने ज़्यादा मुल्क जो है उसमें शामिल ना होते। जाहिर है यूरोपीय ममालिक जो है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी सियासत है अंदरूनी जिसको उन्होंने मद्देनज़र रखना है। तो आई थिंक जो बयानबाजी है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखें, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस नाकाम हो जाता है तो गज़ा का मामला फिर ख़राब हो जाएगा। तो और कोई जो है फरीक, कोई पार्टनर, कोई स्टेक होल्डर वो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता। तो आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑन द टेबल। और जो जिस नहज पे गजा खड़ा हुआ है और वो जो फलस्तीनी तनाज़ा है मजमूई तौर पे, उसको आगे ले जाने के लिए यही फार्मूला है फिल वक्त। इसके अलावा कोई फार्मूला ऑन द टेबल नहीं है। इसका मुतबादिल लॉन्ग टर्म इजरायली ऑक्यूपेशन है और वो सबको पता है। और इसी वजह से जो है लोग जो है वो चूं चरां जरूर कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस एवरीबडी इज ऑन बोर्ड विद दिस एंड दिस इज गोना मूव फॉरवर्ड। और साहब, पाकिस्तान का हाँ करना आपके ख्याल में दुरुस्त किया, ऑप्शन नहीं था, या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इसलिए हाँ करना बेहतर था? देखें, ये सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी मुआशी हालत जो है वो ठीक नहीं होती। पाकिस्तान का ऐसा ही हाल है। तो पाकिस्तान को अपने मफादात के तहत देखना पड़ता है और आई थिंक देखा है, और इसी वजह से ये फैसला किया गया कि इसमें शामिल हो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आपके जितने हलीफ जो हैं, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, वो सब उधर हैं। अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि आप इसमें उनकी इमदाद करें। तो और कोई चॉइस नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज अ चॉइस हियर। और टू स्टेट सॉल्यूशन की सूरत में हल निकल सकता है? टू स्टेट सोल्यूशन बहुत दूर की बात है। आई थिंक वी शुड जस्ट उसको जरा सेट असाइड कर दें, क्योंकि वो फिर जो है देखें ना, गुज़श्ता 40-50 सालों में टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, मामला आगे नहीं बढ़ा। आई थिंक वन डे एट अ टाइम। राइट नाउ जो है इशू ये है कि गजा की स्टेबलाइजेशन, फिर जो वेस्ट बैंक के अंदर सूरत हाल है उसको भी स्टेबलाइज करना है, फिर फ़लस्तीनियों को के दरमियान जो बहुत बड़ा डिवाइड है, हमास वर्सेस फतह, और फ़लस्तीनी क़यादत एक यूनिफाइड क़यादत को जो है ना मार्ज़ वजूद में लाना। दीज आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे। फिर वहाँ के लोगों को जो है वो रिलीफ पहुँचाना, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, वो वहाँ की गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को बनाना, मतलब पूरा एक तबाहशुदा इलाका है। तो आई थिंक टू स्टेट सोल्यूशन इज टू आइडियलिस्टिक एट दिस पॉइंट फॉर अ कॉन्वर्सेशन। साहब, और ज़रा आपने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इन मामलात पर लिखा भी है। जो अलाइज हैं अब उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ट्रंप पर तनकीद हुई है, और डेवोस के अंदर ही हुई है, चाहे कैनेडियन वज़ीर आज़म हो या फिर फ्रांसीसी सदर हो। आपको लग रहा है कि अलाइज को ये एहसास हो रहा है, ख़ास तौर पर जो ग्रीनलैंड का मसला है, कि ट्रंप को कितना भी अपीज़ कर लिया जाए, अपीज़मेंट का फ़ायदा कोई होता नहीं है, और इसलिए जवाब सामने आ रहा है? देखिए, ये जाहिर है वो अब जो है दबाव में आके तो फिल फौर तो हाँ नहीं कर सकते हैं ना। तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना है, उनको अपनी सियासत, अपनी सियासी साख अपने मुल्कों के अंदर जो है वो जवाब दें अपनी आवाम को। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं और जो जियो पोलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो वो कर रहे हैं। आई डोंट थिंक जो है ना दिस इज़ एनीथिंग सीरियस। ये तो एक जो है वो पार फॉर द कोर्स है, ये इस तरह के बयानात देना, क्योंकि देखें और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब उन यूरोपियंस को अभी तक अमेरिका पे इन्हिसार किए जा रहे हैं। अब मसला उनका ये है कि इतने दहाइयों में उनका इन्हिसार अमेरिका पे रहा है। अब अचानक उनको ये कहा गया, अचानक तो खैर नहीं, कई सालों से उनको ये कहा जा रहा था, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर दबाव डाला है कि भाई आप ये काम खुद, इस बेड़े को खुद संभालें अपनी सिक्योरिटी का, और इसमें हम ये इकदाम करेंगे। तो उससे एडजस्टमेंट में तो टाइम लगेगा ना। तो आई थिंक हम दुनिया जो है जिस नहज पे है, the 2020s are very much like the 1940s is what I'm trying to say। दुनिया का ऑर्डर तब्दील हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप जा रहे हैं और अपनी बात को दोहरा रहे हैं, ग्रीनलैंड आपको लग रहा है वो लेकर ही रुकेंगे? उनकी ख्वाहिश है, अब देखना है कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस वगैरह, और उसके अंदर अपने आप को जो है वो जब वो सदर नहीं भी रहेंगे तब भी वो बोर्ड ऑफ पीस के चेयर रहेंगे, ये सब लेगेसी की बातें हैं। वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में है कि व्हेन लीडर्स लाइक हिम यू नो वरी अबाउट देयर लेगेसी, हाँ भाई कि हाँ मुझे किस तरीके से याद किया जाएगा। और बिलखसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हसास हैं,
तो जाहिर है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एंड पे कोई ना कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा। फिर ये जो इस वक्त का जो नॉइज आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आई थिंक इसमें से गुजर के ही आगे कोई हल होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब का तज़िया आपने सुना। अमरीकी सदर ट्रंप की सदारत की दूसरी मुद्दत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जबकि अभी मज़ीद 3 साल बाकी हैं। अपनी नई मुद्दत सदारत के आगाज़ पर सदर ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनी गवर्नेंस की बुनियाद करार दिया था, मगर इस 1 साल के दौरान सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी न सिर्फ पहले से ज़्यादा जारहाना बल्कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुकी है। जारहाना तर्ज़ अमल ने जहाँ अमेरिका के रिवायती मुखालफिन और आलमी ताकतों को मज़ीद मोहतात कर दिया है, वहीं अमेरिका की क़यादत में कई दहाइयों से कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी सदर ट्रंप के गैर मुतवक्किल धमकियामेज़ और यकतरफा फैसलों ने उस वर्ल्ड ऑर्डर को बिखेर कर रख दिया है जिसे खुद अमेरिका ने बनाया था। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा असर अमेरिका के मगरबी इत्तेहादियों पर पड़ा है। ये इत्तेहादी काफ़ी अरसे तक सदर ट्रंप के जारहाना बयानात को नज़रअंदाज करते रहे, उनकी पॉलिसियों पर बंद कमरों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे और शुरू में अक्सर यूरोपीय रहनुमाओं ने सदर ट्रंप को अपीज़ करने की कोशिश की, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है और यूरोपीय ममालिक खुलकर सदर ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं, उनके इकदामात को बुलिंग करार दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में एक बार फिर यूरोपीय ममालिक को धमकियां दी हैं। हालांकि इस डेवोस शोडाउन से पहले ही सदर ट्रंप अपने जारहाना और तज़हीक आमेज़ बयानात के जरिए माहौल को काफ़ी कशीदा कर चुके थे, जिसकी वजह से दुनिया भर की नज़रें अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब पर मरकूज थी कि वो ग्रीनलैंड बोर्ड ऑफ पीस और टैरिफ से मुतालिक अपनी धमकियों और उन पर यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और इसके जवाब में यूरोपीय रहनुमाओं का क्या रद्द-ए-अमल होगा। आज फोरम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे यूरोप से मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि यूरोप बेहतर हो, लेकिन यूरोप दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा है। सदर ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान अपने यूरोपीय इत्तेहादियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इत्तेहादी उनकी जानिब से जंगें ख़त्म करने के काम की कदर नहीं करते। इस दौरान ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर कहा कि हमने ग्रीनलैंड को बचाया और दुश्मनों को अपने खित्ते में कदम जमाने से कामयाबी से रोका। जंग के बाद हमने ग्रीनलैंड डेनमार्क को वापस दे दिया। हम कितने बेवकूफ़ थे कि हमने ऐसा किया, लेकिन हमने ये किया और अब वो कितने नाशुक्रे हैं। ग्रीनलैंड पर बात जारी रखते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका वाहिद मुल्क है जो इस वसी ज़मीन, इस बड़े बर्फ़ के टुकड़े को महफूज बना सकता है ताकि ये यूरोप और अमेरिका के लिए सेफ रहे, और इसी वजह से मैं अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड के हुसूल पर दोबारा फौरी मुज़ाकरात चाहता हूँ। इस दौरान ट्रंप ने इशारा दिया कि अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों को अमेरिका की खारजा पॉलिसी की कीमत चुकाते हुए ग्रीनलैंड अमेरिका को दे देना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि लोग समझते थे कि मैं ताकत इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता और मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सिर्फ एक जगह मांग रहा है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, जहाँ हम पहले बतौर ट्रस्टी मौजूद थे और जिसे हमने एहतराम के साथ कुछ अर्सा पहले डेनमार्क को वापस कर दिया। ट्रंप ने अपने खिताब के अख्ताम में कहा कि हम दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बर्फ़ का टुकड़ा चाहते हैं और वो हमें नहीं देते। उनके पास इंतखाब है कि या तो वो हाँ कहें और हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे, या वो ना कहें जिसे हम याद रखेंगे। सदर ट्रंप ना सिर्फ ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे को नागुज़ीर करार दे रहे हैं और इस सिलसिले में उनके इक़दामात और धमकियों की वजह से नेटो इत्तेहाद तक खतरे में पड़ गया है, मगर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। इससे पहले भी वो मुसलसल ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें करते आ रहे हैं, बल्कि आज डेवोस आने से पहले ट्रंप AI तस्वीर और यूरोपीय रहनुमाओं से होने वाली निजी गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर शेयर करके यूरोपीय रहनुमाओं का मजाक भी उड़ा रहे थे। इस हवाले से वो अमली इक़दामात करते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अमरीकी मौक़िफ़ की मुखालफत करने वाले 8 यूरोपीय ममालिक को इजाफी टैरिफ्स की धमकी दे दी थी, जिसके बाद काफ़ी अरसे से सदर ट्रंप की धमकियों और जारहाना इक़दामात पर अपीज़मेंट और खामोश रहने के बाद यूरोपीय रहनुमा इंतहाई सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस के वज़राए ख़जाना ने ट्रंप की टैरिफ की धमकियों पर कहा कि यूरोपीय ताकतें ब्लैकमेल नहीं होंगी और ग्रीनलैंड के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के जवाब में एक वाज़ेह और मुत्तहिद रद्द अमल आएगा। जबकि डेवोस में होने वाले हालिया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का सख्त रवैया बिल्कुल वाज़ेह था। पहले फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इस फोरम से अपने खिताब के दौरान कहा कि अगर अमरीका इजाफी टैरिफ लगाता है तो हम पहली बार एंटी कोएर्जन मैकेनिज्म इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे, वो भी अमरीका के खिलाफ। क्या आप सकते हैं कि ये कितना पागलपन है? ये सब गैर मुतवक्की और बेकार जारियत का नतीजा है। As we shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. Here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. I mean, it doesn't make sense to have tariffs and be divided.
and even to threaten now with additional tourists. We can use the crazy things is that we can be put in a situation to use the anti-coercion mechanism for the very first time vis-à-vis the US if they put additional tariffs. Can you imagine that? This is crazy. This is, I do regret that, but this is a consequence of just unpredictability and useless aggressivity. इसके अलावा कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने ट्रंप की धमकियों पर उनका नाम लिए बगैर कहा कि कई दहाइयों तक कनाडा और दीगर ममालिक रूल्स पर मबनी आलमी निज़ाम के तहत तरक्की करते रहे, लेकिन हम जानते थे कि ये कहानी जुज़वी तौर पर झूठी थी, क्योंकि सबसे ताकतवर ममालिक जब मुनासिब समझे अपने लिए इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं। कई दहाइयों तक कनाडा जैसे ममालिक उस निज़ाम के तहत तरक्की करते रहे जिसे हम कवायद पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते थे। हम उसके इदारों में शामिल हुए, उसके उसूलों की तारीफ़ की और उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी के फ़ायदे उठाए। हमें मालूम था कि कवायद पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम की ये कहानी जुज़वी तौर पर गलत थी कि ताकतवर जब चाहें खुद को इन कवायद से मुस्तस्ना कर लेते हैं, कि तिजारती क़वानीन यकसा तौर पर नाफिज नहीं होते। और हमें यह भी मालूम था कि बैनुल अक़वामी कानून का इतलाक़ मुल्ज़िम या मुतासिरा फरीक की शनाख्त के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। ये एक फ़ायदेमंद अफसाना था। ख़ास तौर पर अमरीकी बालादस्ती ने अवामी सहूलतें फराहम करने, इज्तिमाई सलामती कायम रखने और तनाज़ात के हल के फ्रेमवर्क को सहारा देने में किरदार अदा किया, और हमने उमूमन बयानबाजी और हकीकत के दरमियान मौजूद खला की निशानदही से गुरेज किया। अब ये समझौता काम नहीं कर रहा। हम किसी तदरीजी तब्दीली में नहीं बल्कि एक टूट फूट के मरहले में हैं, और हालिया अरसे में बड़ी ताकतों ने मुआशी इंज़िमाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टैरिफ को दबाव के लिए, मालियाती ढांचों को जबर के लिए और सप्लाई चेन्स को ऐसी कमजोरियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे फ़ायदा उठाया जा सके। बालादस्त ताकतें मुसलसल अपने ताल्लुकात को माली फ़ायदे में तब्दील नहीं कर सकती। कनाडा ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ की सख्ती से मुखालफत करता है और आर्कटिक में सलामती और खुशहाली के हमारे मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा और मरकूज मुज़ाकरात का मुतालबा करता है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि दरमियानी ताकतों को मिलकर अमल करना होगा, क्योंकि अगर हम मेज़ पर मौजूद नहीं होंगे तो हम खुद मेन्यू में शामिल हो जाएंगे। बड़ी ताकतों के बाहमी मुकाबले की दुनिया में दरमियान में मौजूद ममालिक के पास एक इंतखाब है, या तो एक दूसरे से बरतरी हासिल करने के लिए मुकाबला करें या फिर मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाएं जो मौसर हो। हम जानते हैं कि पुराना निज़ाम वापस नहीं आने वाला, हमें इस पर मातम नहीं करना चाहिए। माजी की यादों में खो जाना कोई हिकमत अमली नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि इस टूट फूट से हम कुछ ऐसा तामीर कर सकते हैं जो ज़्यादा बड़ा, बेहतर, मजबूत और ज्यादा मुंसिफाना हो। ये दरमियानी ताकतों की जिम्मेदारी है। ताकतवरों के पास उनकी ताकत है, मगर हमारे पास भी कुछ है। हकीकत से नजरें न चुराने की सलाहियत, सच का नाम लेने का हौसला, अपने मुल्क में अपनी ताकत बढ़ाने की अहलियत और मिलकर अमल करने की क़ुव्वत। इससे पहले बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान एक तकरीब से अपने खिताब में कहा था कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना पड़ेगा, इसलिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए और हमें ट्रंप से साफ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में हैं। हम 27 ममालिक हैं और मेरे ख्याल में यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना होगा। अब तक हमने व्हाइट हाउस में आने वाले नए सदर को खुश रखने की कोशिश की। हम टैरिफ के मामले में भी बहुत नरम रवैया इख्तियार करते रहे, इस उम्मीद पर कि वो यूक्रेन की जंग में हमारी हिमायत करेंगे। लेकिन अब इतनी ज्यादा सुर्ख लकीरें उबूर की जा रही हैं कि मामला खुददारी के इंतखाब तक आ पहुंचा है। खुशी खुशी बोझ उठाने वाला बनना एक बात है, मगर जिल्लत के साथ गुलाम बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। इसलिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए और हमें डोनाल्ड ट्रंप से साफ बात करनी चाहिए। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये मुलाकात ग्रीनलैंड के मामले से पहले तय हो चुकी थी। हमें जो पैगाम देना है वो ये है कि आप सुर्ख लकीरें उबूर कर रहे हैं। या तो हम सब इकट्ठे खड़े होंगे या फिर हम बटे हुए होंगे, और अगर हम बट गए तो अटलांटिक ताल्लुकात के 80 बरसों पर मुहित अहद का वाकई इख्तिताम हो जाएगा। और जैसा कि ग्रामशी ने कहा था कि जब पुराना निज़ाम मर रहा हो और नया अभी पैदा न हुआ हो तो ये मॉन्स्टर्स का जमाना होता है, और अब ये उन्हीं पर मुनहसिर है कि वो मॉन्स्टर बनना चाहते हैं या नहीं। इस हवाले से कल का दिन अहम है। देखते हैं कि क्या मामला सामने आते हैं। प्रोग्राम में एक बड़ी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की 2 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और 2 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने 10,000 के मचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा पर इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान की अदालत में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पहली मरतबा किसी खातून ने रात
इहाता अदालत में गुजारी है। अदालत में पटिशन आ गई और जमानत मिल गई तो नई FIR लाकर गिरफ्तारी की कोशिश की गई। 27 जुलाई के वाक़े पर पुरानी FIR है, जिसके बाद ईमान मज़ारी दर्जनों बार अदालतों में आई। अगर गिरफ्तार करना था तो प्रोसिक्यूशन पहले गिरफ्तार कर लेती। FIR में फायरिंग का जिक्र है, जबकि ईमान मज़ारी ने पिस्तौल को कभी हाथ तक नहीं लगाया। इस केस में हिफाजती जमानत मांग रहा हूं, बल्कि जिस केस का इल्म नहीं है उसमें भी प्रोटेक्शन दी जाए। जस्टिस आजम खान ने इस पर रिमार्क्स दिए कि फिलहाल जो फाइल सामने है सिर्फ उसी मुकदमे में हिफाजती जमानत दे रहा हूं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जिन केसेस का इल्म नहीं था उनमें भी प्रोटेक्शन दे दी गई। ताहम जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मैं फिलहाल सिर्फ इसी मुकदमे में हिफाजती जमानत दे रहा हूं। गुज़िश्ता रोज़ ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा ने मुतनाज़े ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां अदालत ने सेशन कोर्ट का वारंट जारी करने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। मगर इस दौरान ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ जुलाई 2025 का एक मुकदमा सामने आ गया था, जिसके बाद दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर दी थी, जिनमें हंगामी बुनियाद पर समाअत की इस्तदा की गई थी। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के सेक्रेटरी ने कह दिया कि चीफ जस्टिस जा चुके हैं, आज समाअत मुमकिन नहीं है। इसके बाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को अपने ऑफिस में ले गए थे, जहां दोनों ने रात गुजारी और जमानत हासिल की ताकि कल उन्हें गिरफ्तार ना किया जा सके। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट केस पर समाअत हुई। जज अफजल मजोका ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के पेश ना होने पर कहा कि कल सुबह मुल्जिमान 9:30 बजे जिरा शुरू करें और 3:30 बजे तक मुकम्मल करें। 24 जनवरी को 3:30 बजे तक जिरा मुकम्मल ना की गई तो जिरा का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।